गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। उसके अंतर्गत हमने ये समझ लिया था कि जो आपकी इस प्रकार से थिन फिल्म थी आपकी, ये इस प्रकार से, रुकिएगा, आपकी जो ये थिन फिल्म थी, ठीक है, तो वहाँ पर आपने इस तरह से देख लेते, ये डायग्राम जो था मैं एक बार सिंबॉलिकली बना देता हूँ किस प्रकार से था। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इस प्रकार का था। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज थी और ये आपकी क्या थी, ट्रांसमिटेड रेज थी। और इन ट्रांसमिटेड रेज में क्या होगा, अध्यारोपण होगा, उससे आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। और इन रिफ्लेक्टेड रेज में भी क्या होगा, अध्यारोपण होगा, जिससे आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। और हमने ये चीज अच्छे से डेरिवेशन के माध्यम से समझ ली थी कि इससे प्राप्त जो व्यतिकरण प्रतिरूप है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज के कारण जो प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप है, वो ट्रांसमिटेड रेज के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। पूरा डेरिवेशन हमने कर लिया। आज भी हम उसी डेरिवेशन को करेंगे, लेकिन एक अलग मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो उस मेथड से हम करते हैं, वो इजी है थोड़ा, वो भी इजी है, टफ वो भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल इजी है। तो चलो करते हैं। पहले तो हम डायग्राम वापस बना देते हैं। जितनी बार इस लेक्चर को सुनोगे, जितनी बार आप बार बार हाथ से बनाओगे, ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। कोई चांस ही नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। बड़ा क्वेश्चन भी जनरली आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपका A0 था, ये A1 था, ये A2 था, ये A3, ये A4, ये A5, A6, A8, A7, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका n = 1 था, n = 1.5 था, n = 1 था। अब देखिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला नोट किया था, R = n1 - n2 अपॉन n1 + n2 और T = 2n1 अपॉन n1 + n2। तो n1 - n2 बेसिकली अगर मैं इसको मॉडुलस के रूप में काम लूँ, r का अंकिक मान निकालो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, तो वो क्या आएगा, इन दोनों का, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है। तो आप किसी भी माध्यम से, चाहे इससे कंपेयर करो, किसी से करो, इन दोनों का अंतर हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0.5 मिलेगा। मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूँ, प्लस माइनस को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी माइनस आपको मिलेगा, माइनस मिलेगा तो आपको वैसे ही r में मिलेगा। और मिलने को आप किस प्रकार से समझाओगे कि जब सघन माध्यम के पृष्ठ से आपको अपवर्तन होता दिखाई देगा। यहाँ पर तो केवल यहीं पर मिला, उसके बाद तो कहीं पर भी आपको सघन माध्यम से अपवर्तन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जितनी भी आपतित किरणें बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, यही तो बन रही थी, कभी A2, कभी A3, कभी A6, कभी A7। तो ये सारी तरंगें क्या है, 1.5 माध्यम से चल रही है और 1 पर टकराएगी, चाहे यहाँ टकराओ चाहे यहाँ टकराओ, टकराएगी हमेशा विरल माध्यम के पृष्ठ पर। केवल यही जो तरंग थी इनिशियल में, वही कहाँ टकरा रही थी, सघन माध्यम के पृष्ठ पर। तो केवल आपको A1 में माइनस का फैक्टर मिला और उसको आपने क्या बता दिया कि इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, पाई का कलांतर है, बस इतना ही बताया। तो इसका अंकिक मान अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा, 0.5 अपॉन 2.5 या 1.5, और ये आ जाएगा 2 अपॉन 2.5 या हो जाएगा 4/5। और वैसे भी पता है r + t हमेशा 1 होगा, 1.5 ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4.5। अब देखिए r क्या दर्शा रहा है कि जो आपका ये फॉर्मूला आपको पता है, ER = होता है REI और ET होता है आपका TEI, ठीक है ना। तो परावर्तित तरंग का आयाम क्या होता है, R टाइम्स ऑफ आपतित तरंग का आयाम, और पारगमित तरंग का आयाम क्या होता है, T टाइम्स ऑफ आपतित तरंग का आयाम। तो देखिए ये A0 है, ये A1 क्या है, A1 क्या है आपका परावर्तित किरण का आयाम। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, R × A0, इस फॉर्मूले से R × A0, EI क्या हो जाएगा A0। इस A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 क्या है, इस A0 के संगत तो क्या है, पारगमित ही हो रही है। तो देखिए इस A2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A2 = T × A0, तो ये लीजिए T × A0, समझिए इस चीज को। अब देखिए, अब मैं A3 को लिखना चाह रहा हूँ, तो A3 क्या है, A3 के लिए ये जो A2 है आपका, ये क्या है, आपतित किरण है, और A3 क्या है, परावर्तित किरण है। तो ये परावर्तित और ये आपतित। तो जो आपका A3 होगा, मैं इसको एक बार यहाँ लिस्टिंग ही कर देता हूँ, पूरी लिस्टिंग यहाँ कर देता हूँ। चलो, आपका जो A1 आया वो RA0 आया, आपका A2 क्या आया, TA0 आया,
अब हम A3 निकालते हैं। तो A3 क्या होगा, A3 A2 आपतित किरण के लिए परावर्तित किरण का आयाम है। तो परावर्तित और आपतित के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो A3 = R, ये लीजिए R, और EI, अब EI क्या है, आपतित किरण का आयाम। तो यहाँ पर आपतित किरण A2 है, उसका आयाम क्या है, T × A0 है। तो ये हो जाएगा T × A0। ध्यान रखिए, बिल्कुल मैं पूरा समझा रहा हूँ। A4 क्या हो जाएगा आपका, A4 क्या है, इस A2 के लिए अपवर्तित या पारगमित है। तो A4 का मतलब ET × TEI, तो ये T तो आ जाएगा यहाँ पर, और EI यानी ये आपका TA0, तो ये हो जाएगा T² A0। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो A4 आपके क्या आ गया, A4 आ गया T² A0। अब हम आगे बढ़ते हैं A5 की तरफ। अब A5 के लिए क्या है, A3 अब जब आगे बढ़ेगी तो ये जो आपतित किरण है इसके लिए A5 तो क्या हो जाएगी, पारगमित, और A6 क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो अगर मैं A5 लिखना चाहूं तो A5 क्या हो जाएगा, पारगमित है। A5 क्या है, पारगमित है इस A3 के लिए, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो A5 T × EI, EI यहाँ पर क्या है, A3 है, A3 क्या हो जाएगा, RT A0, तो ये हो जाएगा RT² A0। समझ रहे हो आप इस चीज को, ठीक है ना, RT², बिल्कुल सिंपल सा है। फिर A6 क्या हो जाएगा, A6 आपका हो जाएगा इस A3 के संगत ये क्या है, परावर्तित है, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो ये R और A3 का मान क्या है, A3 का मान है आपके RT A0, तो ये हो जाएगा R² T A0। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमें क्या चाहिए, A8, क्योंकि A1 A5 मिल गया, A4 मिल गया, अब सीधा A8 निकाल लेते हैं। ठीक है ना, A8 क्या हो जाएगा, इस A6 जो आपतित किरण है इसके संगत A8 क्या है, ट्रांसमिटेड वेव्स है। क्या है, ट्रांसमिटेड। तो अब देखिए ट्रांसमिटेड है तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो ये लीजिए T और EI क्या हो जाएगा, A6 आपका क्या है, R² T, तो ये देखिए R² और T² A0। तब देखो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास देखो दो चीज आ गई। हमें तो क्या चाहिए करने का, वही तरीका, आपको आयाम चाहिए, किसके, परावर्तित और आपतित तरंगों के। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा। अब देखो आपको क्या क्या मिल गए, परावर्तित तरंगों के आयाम क्या क्या मिले, A1 A5 आपको क्या मिला था, RT² A0। तो देखो क्या क्या मिला, एक तो RA0 और RT² A0। आप चाहो तो उनके मान भी निकाल सकते हो। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले R का मान निकाला था 1/5 और T का निकाला था 4/5। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/5 A0 और 1/5 और ये T², तो ये हो जाएगा 16/25 A0। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/5 A0 और 16/125 A0। ये आपके क्या है, परावर्तित तरंगों के आयाम है। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे पारगमित तरंगों के आयाम। वो आप कैसे लिखोगे, वो क्या है, T² A0 और A8 आपने क्या निकाला है, R² T² A0। तो देखो क्या है, T² A0 और R² T² A0। तो T² क्या हो जाएगा, T आपका 4/5, तो ये हो जाएगा 16/25 A0 और R² T²। तो देखिए R² आपका क्या हो जाएगा 1/25 और T² हो जाएगा 16/25। तो ये हो जाएगा आपका 16/625 A0। ठीक है, 16/25 और 16/625 A0। बाकी आगे मान चलते रहेंगे, हमें केवल दो मान ही निकालना है। अब देखिए यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब इसको नया मेथड कैसे है उसको आप समझिए। यहाँ पर मैं एक शब्द काम में लूंगा, विजिबिलिटी फैक्टर। क्या लूंगा, विजिबिलिटी, दृश्यता गुणांक। और ये आपके आगे आएगा, एक फॉर्मूला आएगा विजिबिलिटी। उसका फॉर्मूला होता है आपका I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे ये काम भी आएगा। ठीक है ना। विजिबिलिटी क्या होता है, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम।
तो अब इसका मान अधिकतम तो कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है, क्योंकि अधिकतम स्थिति क्या हो सकती है, आई मिनिमम 0। जब आई मिनिमम 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 तो आइडियल स्थिति है, तो विजिबिलिटी 1 होने का मतलब क्या हो गया, एकदम ही स्पष्ट, ठीक है ना। लेकिन आइडियली 1 होगा नहीं, तो 1 से क्या होगा, कुछ कम होगा। तो विजिबिलिटी का मान 1 के जितना नजदीक होगा, समझ रहे हो मेरी बात, 1 का मतलब तो एकदम स्पष्ट है, 1 के जितना नजदीक होगा उतना ही आपको क्या होगा, दृश्यता होगी आपकी स्पष्ट होगी। और 1 से जितना दूर होगा, मान इसका 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 मतलब 0 विजिबिलिटी और 1 मतलब मैक्सिमम या अधिकतम विजिबिलिटी। तो 0 के पास होगा तो विजिबिलिटी कम है, और 1 के पास अगर इसका मान है इस फैक्टर का, तो उसकी विजिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आप ये फॉर्मूला लिखिएगा और आगे नीचे आप नोट कीजिएगा कि इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है, और जब किसी भी राशि का मान, या जब जिस मेथड से हम व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए हम निकालेंगे इस पूरी विजिबिलिटी फैक्टर का मान, जब इसका मान 1 के नज़दीक होगा तब आपको दृश्यता अधिक स्पष्ट दिखाई देगी, और जब इसका मान 0 के नज़दीक होगा या 1 से बहुत अधिक दूर होगा तब आपको दृश्यता उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, परावर्तित तरंगों के आयाम भी है, आयाम से इंटेंसिटी निकल जाएगी, और पारगमित तरंगों के आयाम भी है। तो हम क्या करेंगे, इन तरंगों के लिए विजिबिलिटी फैक्टर निकालेंगे और इन तरंगों के लिए विजिबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, और हम देखेंगे कि जो परावर्तित तरंग है उसके लिए विजिबिलिटी फैक्टर क्या आएगा, 1 के नजदीक आएगा, और पारगमित तरंगों के लिए 1 से बहुत दूर आएगा। तब भी आप वापस वही निष्कर्ष निकलोगे। अतः स्पष्ट है कि परावर्तित तरंगों के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित तरंगों के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। मेथड वही है बस, लेकिन इसको करने का थोड़ा तरीका अलग हो गया। ये थोड़ा इजी है, पहली बार बताया तो थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको हाथ से लिखकर करोगे तो ये मेथड बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है ना। उसमें क्या वो पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करना, वो सारा याद रखना, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इसमें मिस्टेक की संभावना कम है, और पूरी फिजिक्स है इसके अंतर्गत, ठीक है। वो भी फिजिक्स ही है, उसमें थोड़ी मैथ ज़्यादा है। तो चलो अब निकालते हैं। अब मैं इसको पूरा साफ कर देता हूं। तो मैं अब क्या निकालूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं परावर्तित तरंगों के लिए आप क्या निकालोगे, विजिबिलिटी। वो क्या होती है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब आई मैक्सिमम आपका क्या होता है, आई मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका A1 A2 क्या है, परावर्तित तरंगों के लिए A0.5 और 16/125 A0। और तो यहाँ से आप क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा आई मैक्सिमम, और इन दोनों को घटा के आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिनिमम। अब ये मैथमेटिक्स है जिसको मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मैथ्स है। आपको मैंने तरीका बता दिया। परावर्तित तरंगों के लिए जब आप विजिबिलिटी के लिए सब मान आप निकाल सकते हो, परावर्तित तरंगों के लिए A1 A2 क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। अब आप निकाल करके आराम से देखना, ये आपका होमवर्क ही है। मैं इसका मान बता देता हूँ, इसका मान आएगा आपके 0.91, ठीक है ना। अब कैसे आएगा, आप आराम से सिंपल मैथमेटिक्स, लेक्चर को ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, फिर अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है। वैसे भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, तो ये काम आपके लिए, ठीक है। 0.91 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। फिर मैं निकालूंगा किसके लिए, इसी को चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं निकालूंगा पारगमित तरंगों के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन आई मैक्सिमम आई मिनिमम बदल जाएंगे। आई मैक्सिमम क्या होगा, अब आपके जो A1 होगा ये होगा, और A2 होगा आपके ये होगा, तो उसके संगत आप आई मैक्सिमम निकालिए और आई मिनिमम निकालिए, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपके जो मान आएगा वो आएगा आपका 0.08। अब देखिए वो तो था 0.91 और ये आ रहा है 0.08। तो निश्चित रूप से क्या ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है, वो 1 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जब इस तरह से आप मान निकालोगे पारगमित के लिए और परावर्तित के लिए, फिर लास्ट में लाइन निष्कर्ष क्या लिख दोगे, अतः स्पष्ट है कि, बस इसका अपना भी मतलब यही है, अतः स्पष्ट है कि परावर्तित पतली फिल्म के कारण परावर्तित तरंगों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप पारगमित तरंगों के कारण प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और एक चीज ध्यान रखिए, जब आप इनको मान रख के ये सोल्व करने लगोगे तो थोड़ा स्किल काम मिलना, इस तरह से ये पॉइंट और पूरा मत करना। आप जब इसको A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 करोगे तो बहुत सी राशि होगी जो अपना आप ही कट जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से आंसर आएगा ये, ठीक है ना।
कभी कभी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा उलझा देते हैं, इसको 0.2 लिख दिया, इसको पता नहीं पॉइंटों में, कभी मत करो। जैसे ही आप करोगे तो बहुत सी राशियां अपने आप ही कट जाएगी, ऊपर नीचे स्क्वायर होगा, क्योंकि आई मैक्सिमम आई मिनिमम जुड़ रहा है, नीचे भी ऊपर घट रहा है नीचे जुड़ रहा है, तो बहुत सी राशि जो हर वाला पार्ट होगा वो तो अपना आप सब में ही कट जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ईजी है। तो इस चीज को आप कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो डायग्राम हमने बनाया था परावर्तित और पारगमित तरंगों के लिए व्यतिकरण, तो अब हम व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करेंगे। व्यतिकरण प्रतिरूप का मतलब क्या हो जाएगा, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें प्राप्त करेंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।